हाँ जी, गुड इवनिंग। आज के करंट अफेयर्स 10 सितंबर 2020 के। सबसे पहला करंट अफेयर ईपीएफओ फ्रॉम 8.1% इंटरेस्ट फर्स्ट 0.35% बाद में। तो आपके जो एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड होता है उसका जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट जो आना था लोगों को, इस साल उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। छोटा हिस्सा, बहुत ही स्मॉल पार्ट, वो बाद में पे हो, मतलब बाद में सरकार पे करेगी वो इंटरेस्ट, बाकी का उससे पहले कर देगी। ठीक है, तो इससे जो आपके करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है वो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। जो आपके पूरे प्रोविडेंट फंड को संभालती है, ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। जितने भी आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयज हैं, आप में से भी जितने लोग जॉब करते होंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर में, आप सबका एक एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड का अकाउंट जरूर बना होगा। कुछ कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ जाती है, ठीक है, इनकम की, और जो एंड में जाके कभी भी आप रिवील कर सकते हैं, मतलब एंड में जाके, और कभी तो नहीं, या तो अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम या बिल्कुल एंड में जाके, दो कंडीशंस का टाइम मिलता है। ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है इसके साथ कोई ना कोई एक्ट जुड़ा हुआ है। कौन सा एक्ट जुड़ा हुआ है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस, 1952 का ये एक्ट जुड़ा हुआ है। प्रोविडेंट फंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आते हैं। ठीक है, इसे एक सेंट्रल बोर्ड असिस्ट करता है जो कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशंस की तरफ निगरानी करने में मदद करता है। जैसे कि प्रोविडेंट फंड स्कीम होगी, पेंशन स्कीम होगी, इंश्योरेंस स्कीम होगी, जितने वर्कफोर्स की आपकी स्कीम्स है ऑर्गेनाइज सेक्टर, मैंने पहले बताया ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये लागू होता है, उसमें ये सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो बाकी सारे ऐसे ही इसमें पॉइंट लिखे हैं। एक चीज याद रखना, जो इसका बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ये इसे हेड करता है। इसका जो सबसे हेड, इसका चेयरमैन कौन होता है? इसका चेयरमैन आपकी लेबर मिनिस्ट्री का हेड होता है, बिकॉज ये लेबर मिनिस्ट्री के अंडर है, इसलिए लेबर मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर होगा वो इसका हेड होता है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की जब बात की जाए, सबसे पहला प्रोविडेंट फंड एक्ट जो पास हुआ था वो 1925 में पास हुआ था, यानी कि ब्रिटिशर्स ने के टाइम पे पास हो गया था। देखो हुआ क्या था 1925 से पहले, वर्ल्ड वॉर वन के टाइम आपका रशियन रेवोल्यूशन होता है। अभी वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं हुई थी, 1917 में ही ये हो गया था। रशियन रेवोल्यूशन एक तरह से जो आपके वर्कर्स हैं उनका रेवोल्यूशन था। वर्कर के कंडीशंस, इन सब का रेवोल्यूशन था। जब ये यहाँ पे तख्ता पलट हो गया, पूरी सरकार ही पलट गई, राजे का राज खत्म हो गया, उसकी जगह सोवियत जो वर्कर्स का राज है वो शुरू हुआ। ठीक है, इससे बाकी सरकारें घबरा गई, यूके की, अमेरिका की, सारी सरकारों में एक डर पैदा हो गया कि ऐसा हमारी कंट्री में भी हो सकता है। वर्कर्स को खुश रखना बहुत जरूरी है। यहां से पहली बारी क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ कि इनके वेलफेयर और इनके बेनिफिट्स देने की बात हो। ठीक है, तभी धीरे धीरे आपके वर्किंग आवर्स लिमिट किए गए, वर्किंग कंडीशंस लिमिट बेटर की गई, पेंशन देने लगे, फिर क्या कहते हैं प्रोविडेंट फंड जैसे ये आ गया। ये धीरे धीरे ऐसे एडवांसमेंट्स हुए हैं। तो एक रेवोल्यूशन क्या चेंज ला देता है वो इसका क्लियरली नमूना यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो आज़ादी के बाद बात करते हैं। आज़ादी के बाद जो 52 में ये एक्ट आया, इसने स्टार्टिंग में सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज को कवर किया था। सीमेंट, सिगरेट्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और जनरल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, आयरन एंड स्टील, पेपर और टेक्सटाइल, चाहे कोई भी टेक्सटाइल हो, कॉटन, दोनों जुड़ गए कॉटन, वूल, जूट और सिल्क, इनमें से कोई भी हो सकता है, नेचुरल या सिंथेटिक, कोई भी कपड़ा हो। अब जिसका भी प्रोविडेंट फंड होता है, सरकार ने एक्चुअली प्रोविडेंट फंड मैनेज करने के लिए, उससे फंड से डिराइव करने के लिए और इवन उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन डालने के लिए थोड़ा काम आसान किया है लोगों का। एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर प्रोविडेंट का बनाया हुआ है, यूएएन। ये 12 डिजिट, देखो ऐसे क्वेश्चन आते होते हैं, ये कितना डिजिट का है?
ये 12 डिजिट का नंबर होता है जो हर एम्प्लॉय को मिलता है, ठीक है, जिसका प्रोविडेंट फंड का अकाउंट होता है। अब इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल अकाउंट क्यों है? लेट्स सपोज एक पर्सन था, कहीं जॉब कर रहा था, उसकी प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन जा रही है, कल वो अपनी कंपनी स्विच कर ले तो उसे बार बार अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है, या बार बार उसे सारा पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है। उसका यही नंबर अगली कंपनी में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, वही आगे, मतलब अगर तुम जॉब्स चेंज भी करते हो तो ये नंबर अपने आप आगे जंप हो जाता है। तो एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है कि सब कुछ इसके अंडर आ गया, ठीक है। मल्टीपल आईडीज इसके अंदर जुड़ती जाएंगी जितनी आप कंपनीज में काम करोगे, पर अल्टीमेटली यूएएन सेम रहता है, ठीक है, क्लियर। तो इजी ट्रांसफर, विड्रॉल, हर चीज इससे हो जाती है। अगला जो सेकंड करंट अफेयर है वो आपके लद्दाख के रीजन के रिगार्डिंग है। देखो जितने भी आपके एरियाज थोड़े ट्राइबल एरियाज हैं या थोड़े बैकवर्ड एरियाज हैं ना, वहाँ पे मतलब खासकर ट्राइबल एरियाज, वहाँ पे ना हमने थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी हुई है। ऐसे कुछ एरियाज जो मतलब सेंसिटिव है, खास करके ट्राइबल एरियाज लगा लो, जैसे नॉर्थ ईस्ट के हो गए, ये लद्दाख हो गया, यहाँ पे ना बहुत ही पुराने लोगों के अपने खुद के कस्टम्स और उनसे जुड़े हुए लॉज एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, ठीक है। हजारों सालों से वो लोग वहीं रह रहे हैं, बाहर मूव नहीं करना चाहते, उसी लैंड को प्रीच करते हैं, पूछते हैं, इसलिए वो वहीं पे रह के अपना सारा कुछ चलाना चाहते हैं। तो वो कस्टम्स और लॉज जो हैं वो उसे अपने खुद के बना के रखना चाहते हैं, वो इंडिया के सारे कानून नहीं मानना चाहते, कुछ इंडिया कानून बिकॉज कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं वो नहीं मानना चाहते। इसके चलते हुए हमने ऐसे कुछ एरियाज को ऑटोनॉमस काउंसिल अपने बनाने की आज़ादी दे दी है। वैसे ही लद्दाख जब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर था, जब जम्मू कश्मीर पूरी स्टेट में थी, लद्दाख बिकॉज बाकी सारे एरिया से लद्दाख बाकी सारे जम्मू और कश्मीर का जो बाकी एरिया है, यहाँ से लोग बहुत अलग कल्चर के हैं, रिलीजन से लगा लो, ईटिंग हैबिट से लगा लो, किसी भी चीज से लगा लो, हर चीज में वो अलग है, उनकी ज्योग्राफी तक अलग है। तो इन लोगों को हमेशा लगता था कि जम्मू कश्मीर की स्टेट इनके लिए कभी भी अप्रोप्रिएट नहीं है। तो बहुत पहले, ठीक है, आपके इवन जब ये जम्मू कश्मीर के अंडर था 1993 के टाइम ये काउंसिल बना दिया गया था, ऑटोनॉमस हिल काउंसिल। ऑटोनॉमस वर्ड का मतलब होता है अपने आप फैसले लेने वाला। तो इसे कुछ पावर्स दे दी गई थी जिनके रिगार्डिंग लद्दाख के खुद फैसले ले सकते हैं, जैसे कि लद्दाख में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, हेल्थ केयर, एजुकेशन, लैंड यूज, टैक्सेशन, लोकल गवर्नेंस और ऐसी चीजें। तो ये विलेज पंचायत के साथ मिलकर ये काउंसिल काम करता है और ये सारी लद्दाख की डेवलपमेंट इंश्योर करता है। तो ये करंट अफेयर में क्यों है, इसके अभी इलेक्शंस ड्यू हैं, ठीक है, इलेक्शन होने वाले हैं। तो इसके इलेक्शंस होते कैसे हैं, टोटल इस काउंसिल में 30 लोग हैं, 30 में से 26 लोग डायरेक्टली चुने जाते हैं, मतलब डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। कौन से सिस्टम से होगा, Past the post system. फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। और 4 नॉमिनेटेड होते हैं, वो आपकी स्टेट की सरकार, जो अब स्टेट नहीं बची है तो वैसे सेंटर की सरकार करेगी, ठीक है। तो इससे ये पूरा काउंसिल बनता है, क्लियर। इन सारे मामलों में ये फैसले ले सकते हैं। तो एक चीज तुम कह सकते हो जो तुम्हें और दूसरे तरीके से जो क्वेश्चन आ सकता है, ये थोड़े यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, कि हमारे अगर फेडरलिज्म की बात की जाए, इंडिया के फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट के रिलेशन की बात की जाए, हमारा फेडरलिज्म सिर्फ वर्टिकली अनइक्वल नहीं है, हॉरिजॉन्टली भी अनइक्वल है। अब मैं ये क्या बोल गया हूं, इसे समझाऊं। वर्टिकली का मतलब है सेंटर, उससे नीचे स्टेट्स।
तो हम जब इनमें पढ़ते हैं, क्या सेंटर और स्टेट हमारे फेडरलिज्म में बराबर है? सेंटर की पावर्स और स्टेट की पावर्स, कौन ज्यादा पावरफुल है? सेंटर किसे? सेंटर। तभी हम कहते हैं कि हमारा फेडरलिज्म विद यूनियन बायस है। यूनियन भी, यूनियन बायस है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे इनइक्वालिटी आ गई कि ये ज्यादा स्ट्रांग हो गया। हॉरिजॉन्टल का मतलब है स्टेट स्टेट वाला लेवल, स्टेट स्टेट यूटी जैसे मर्जी लगा लो, ये वाला लेवल। अब कुछ एरियाज को इस लेवल पे ज्यादा फ्रीडम मिली हुई है कंपेयर टू अदर्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी ये इनइक्वालिटी आ गई। तो इस चीज को याद रखना, आपके फेडरलिज्म दोनों तरीके से इनइक्वल है, ठीक है, पर वो ऑब्वियसली जरूरतों के मुताबिक बनाया गया है। पर ऐसी स्टेटमेंट बन के आ सकती है आपके पेपर में, ठीक है। सर हाँ जी, ऐसी स्टेटमेंट आए अगर, तो हमें यही एग्जांपल्स देने हैं उस टाइम भी, कैसे एग्जांपल्स मतलब? जैसे नहीं, लद्दाख है, नागालैंड है, ये सब एरियाज के। हाँ, अगर क्या कहते हैं, वैसे तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, पर अगर फेडरलिज्म में आपको ये पॉइंट लिखना है वहां पे, तो आपको खुद लिखना है, ठीक है। वहां पे मतलब अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, वो कभी एग्जांपल देके नहीं पूछेंगे, वो डायरेक्टली बस फेडरलिज्म का वर्ड यूज करेंगे और उसके साथ लिखेंगे कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये वाले वर्ड यूज करेंगे। वो किसी का एग्जांपल नहीं देंगे। पर अगर आपको मेंस में लिखना है, आप मेंस में हमेशा एग्जांपल दे सकते हो। आपके असम में जो काउंसिल्स हैं, ठीक है, चाहे यहाँ पे हैं, चाहे आपके विदर्भा के रिगार्डिंग, वो आगे जाके आप जो पॉलिटी के सब्जेक्ट है उसमें पढ़ते हो, इंडिया के कुछ एरिया जहाँ पे स्पेशल पावर्स एग्जिस्ट करती हैं, नागालैंड, ऐसे जगहों पे, ठीक है, ज्यादातर ट्राइबल एरियाज हैं। क्लियर है? किसी और को कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, तो ये थे आपके आज के छोटे से करंट